हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सुबह हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में मराठा साम्राज्य को समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक की आज आगाज करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों या व्यापारियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। दोस्तों देखिए, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की शुरुआत हम लोगों ने बहुत समय पहले ही किया था। ठीक है, यानी लगभग एक सप्ताह पहले ही हम लोगों ने उसकी शुरुआत किया था। मगर जो मॉडर्न इंडिया की रियल शुरुआत है वह यहीं से होती है। यानी भारत में जब यूरोपीय व्यापारियों का या यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, ठीक है, तो इनके कारण या इनके समय से ही हमारे भारत में आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले जो भी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन है, ठीक है, यानी उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य है, ओके, और जो मराठा साम्राज्य को हम लोगों ने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा कि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, ठीक है, उसको विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे और उसमें जब ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि उत्तर मुगल काल से या मराठा साम्राज्य से संबंधित हो, तो उसमें आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि हम लोगों ने इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले उन दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज से हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख रखा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, ठीक है, इसके विषय में आप सभी पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि यह कोई बड़े लेवल वाले क्लास का टॉपिक नहीं है। यदि आप लोग मैट्रिक तक भी पढ़े होंगे तो आप लोग इसे बहुत ही विस्तार से भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि इसके विषय में आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो भी इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज इसके संबंध में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वह कैसे, उसको देखते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों, यहाँ टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से मेरा आप सभी से यही नम्र निवेदन है कि आप सभी से जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इन सभी फ्री लाइव जो बैचेज लाए जा रहे हैं इनसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड किया जाए ये सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सभी इस फ्री वीडियो से लाभान्वित हो। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग इसके विषय में। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके विषय में कुछ भी लिखाने से पहले मैं आप सभी को इसका थोड़ा सा संक्षिप्त झलक दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, भारत में जो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन है यह जनरली हम लोग 15वीं शताब्दी से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कब से पढ़ते हैं? 15वीं शताब्दी से पढ़ते हैं। लेकिन इसके भी पूर्व भारत से यूरोपीय व्यापारियों का कनेक्शन रह चुका है। ठीक है, क्योंकि जब 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का भारत पर आगमन हुआ था, तो उस आगमन के पश्चात जो सिकंदर द्वारा आक्रमण किए गए थे और जो क्षेत्र विजित किए गए थे उस पर यूनानियों का अधिकार हो गया था। ठीक है, यानी जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है उस पर किसका अधिकार हो गया था? यूनानियों का अधिकार हो गया था। और इस क्रम में बहुत सारे यूनानी व्यापारी जो है वह भारत आया करते थे और उसी समय से भारतीयों का जो संबंध है यूरोपीय व्यापारियों के साथ बहुत ही गहरा हो चुका था और धीरे धीरे यह इतना अधिक विस्तृत हो चुका था कि ईसा के प्रथम शताब्दी में, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है, जब कुषाण काल चल रहा था उस समय में, कुषाण काल के समय में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में
जो ये यूनानी व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है, इनके साथ साथ संपूर्ण यूरोप के व्यापारी, ठीक है, संपूर्ण यूरोपीय देश के व्यापारी भी भारत से व्यापार करने के लिए आ रहे थे। और इस क्रम में जो सबसे प्रचलित मार्ग हुआ करता था वह सिल्क रूट था, ठीक है। कौन हुआ करता था? वह सिल्क रूट हुआ करता था। उस मार्ग का नाम सिल्क रूट इसलिए था क्योंकि उसी मार्ग से चीन से यूरोप के बीच रेशम का व्यापार हुआ करता था। और कनिष्क द्वारा उस सिल्क रूट पर, ठीक है, कनिष्क द्वारा, जो कि कुषाण वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था, उसके द्वारा उस सिल्क रूट पे कब्जा कर लिया गया था, जिससे भारत को कर के रूप में उस रोड से टैक्स के रूप में सोना आयात होता था, ठीक है। वह सोना भारत में इतना अधिक मात्रा में आता था कि यूरोपीय जो इतिहासकार हैं उन सभी का कहना है कि यूरोप का जितना भी सोना है वह भारत में जाकर के शरण ले लेता था, ठीक है। क्योंकि जो उस समय सिल्क रूट से व्यापार हुआ करता था उसमें भारत भी बिचौलिए के रूप में कार्य करता था, ठीक है। यहाँ तक कि जो भारतीय निवासी है उन्होंने चीन में जाकर के, ठीक है, चीनी व्यापारियों से जो रेशम तैयार किया जाता है उसकी टेक्निक भी हासिल कर ली थी। और भारत से भी, ठीक है, और भारत से भी उन जो चीनी रेशम का व्यापार है वह संचालित किया जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध है वह बहुत ही प्राचीन था, यानी ईसा की प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही वह बहुत ही गहरा रूप धारण कर लिया था। तो दोस्तों देखिए, उस समय जो सिल्क रूट हुआ करता था, जैसे यह हो गया हमारा भारत, ओके, यह देखिए यह हो गया मान लीजिए हमारा भारत, ठीक है, और यहां से यह सिल्क रूट हुआ करता था, बाल्कन प्रदेश से होकर के यह चीन गुजर जाता था। यहां पे पड़ता है चीन, यह हो गया हमारा भारत, ठीक है, और यह हो गया बाल्कन प्रदेश, ठीक है दोस्तों, बाल्कन प्रदेश। यहाँ पे बाल्कन प्रदेश के नाम को लेकर के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यह जो बाल्कन प्रदेश है इसी के अंतर्गत तुर्की, ईरान, इराक और अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है, और अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जब ईसा के पूर्व, ठीक है, यानी ईस्वी पूर्व में जब भारत और यूरोप के व्यापारियों के बीच व्यापार होता था, ठीक है, तो उस क्रम में जो मार्ग प्रचलित था वह स्थल मार्ग था और उसका नाम सिल्क रूट था, ठीक है। उसी को हिंदी में रेशम मार्ग की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। और वह जो रूट था सिल्क रूट, वह बाल्कन प्रदेशों से होकर के गुजरता था, ठीक है, और वह भारत के उत्तरी सीमा को टच करते हुए चीन में निकल जाता था। और उस समय के जो बाल्कन प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उनमें तुर्की, ईरान, इराक और अफगानिस्तान देश के क्षेत्र शामिल थे, ओके दोस्तों। परंतु देखिए यहाँ पे होता क्या है, धीरे धीरे यह व्यापार जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता जाता है। मगर उस समय का जो यह बाल्कन प्रदेश हुआ करता था, यहाँ पे बिचौलियों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई व्यापार ज्यादा प्रचलित हो जाता है तो उसमें बिचौलियों की भूमिका पहले की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। और ठीक वैसा ही उस समय भी हुआ। जैसे ही सिल्क रूट अपने महत्व के कारण प्रसिद्धि हासिल कर रहा था, उस समय यहाँ तरह तरह के बिचौलियों ने अपना स्थान जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे बिचौलियों की संख्या इतनी बढ़ गई, धीरे धीरे बिचौलियों की संख्या इस रूट पे इतनी बढ़ गई कि यह जो बाल्कन प्रदेश था यह अब लुटेरों का प्रदेश कहलाने लगा। अर्थात वही बाल्कन प्रदेश जिसने सिल्क रूट को इतनी ख्याति प्रदान की, अब वही बाल्कन प्रदेश लुटेरों का प्रदेश बन गया था, ठीक है। अब इस रूट से होकर के जितने भी व्यापार किए जाते थे उन सब में अब चोरी और डकैती होने लगी। अब व्यापारियों की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वे इस मार्ग से होकर के चीन से चीनी रेशम का व्यापार कर सके, ठीक है दोस्तों। तो धीरे धीरे यह जो रूट था अब बंद होने लगा, ठीक है। जब मध्यकालीन इतिहास का दौर आया, ठीक है, यानी मध्यकाल का जब दौर आया तब धीरे धीरे यह रूट बंद होने लगा। और इसका मुख्य कारण क्या था? इस प्रदेश में लुटेरों का अस्तित्व होना, ओके दोस्तों।
अब देखिए जब यह मार्ग बंद हो गया, ठीक है, तो भले ही मार्ग बंद हो गया परंतु जो यूरोपीय लोगों की आवश्यकताएं थी वह यहाँ पे बंद नहीं होती है, वह अभी जारी रहती है, अतः यूरोपीय उसको पूरा करने की तलाश करते हैं। तो उस क्रम में उनके द्वारा इसका ऑप्शन तलाशा गया। तो ऑप्शन तलाशने के क्रम में हुआ क्या, यहाँ पे मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन की तलाश के क्रम में हुआ क्या कि यहाँ पे पड़ता है अरब देश, ठीक है। यदि आप लोग मैप को देख रहे होंगे तो आप लोग पा रहे होंगे कि ये जो इंडिया है, इंडिया के पश्चिम में ये अरब प्रायद्वीप पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे लाल सागर पड़ता है, लाल सागर, ठीक है। यहीं पे स्वेज नहर है और उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पड़ता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यूरोप की शुरुआत होती है। ओके दोस्तों, ये हो गया यूरोप। ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाली है बात है। यहाँ है अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। और यही है हमारा अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पड़ता है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और उसके नीचे की ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसी को अरब सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सागर? अरब सागर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ही यूरोपियों को कठिनाई महसूस होने लगी सिल्क रूट से व्यापार करने में, तो यूरोपीय ने तुरंत ही इसका ऑप्शन तलाशने की कोशिश किया, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन तलाशने के ही क्रम में यूरोप वासियों ने भूमध्य सागर से होकर के लाल सागर में कदम रखा, ठीक है। और यहाँ लाल सागर से अरब सागर होते हुए भारत से व्यापार करने की कोशिश की। मगर यहाँ पे देखिए जो यूरोप वासी थे, ठीक है, वे अभी भी ये जो अरब सागर है इसी से होकर के भारत से व्यापार नहीं कर रहे थे प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है, क्योंकि अभी भी इन समुद्री मार्गों से ये यूरोपवासी अपरिचित थे, ठीक है। यहाँ के जो अरब व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो अरब व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है, वही भारत से और चीन से व्यापार करके जो सामग्री हुआ करते थे उन्हें यहाँ पे लाते थे, अरब के देशों में लाते थे। और यहीं से जो यूरोपीय व्यापारी है वे उन वस्तुओं का व्यापार करके यूरोप में ले जाते थे, ठीक है। भले ही यहाँ पे वस्तुओं के खरीद बिक्री में बहुत सारे बिचौलिए शामिल थे, मगर इसके बावजूद भी यूरोपीय व्यापारियों को जो वस्तुएं यहाँ से खरीद के ले जाते थे उन पर बहुत ही अधिक मुनाफा हुआ करता था, ठीक है। यही कारण थे कि यूरोपवासी भारत के साथ इस बहुमूल्य व्यापार को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे किसी भी तरह करके इस व्यापार को जारी रखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देखिए यूरोप का ही एक प्रदेश हुआ करता था जिसका नाम था पवित्र रोमन साम्राज्य, ठीक है, पवित्र रोमन साम्राज्य, ठीक है दोस्तों। यह जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, ठीक है, यहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहोम में, ठीक है। तो इस पवित्र रोमन साम्राज्य की दो राजधानी हुआ करती थी। जो इसकी पश्चिमी राजधानी थी वह बेथलहोम थी जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बेथलहोम। और जो इसकी पूर्वी राजधानी थी वह कुस्तुनतुनिया में हुआ करती थी, कुस्तुनतुनिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जब बाल्कन प्रदेशों से होकर के जो सिल्क रूट गुजरता था उससे व्यापार होना बंद हो गया, तब यूरोपियों द्वारा एक दूसरे मार्ग की तलाश शुरू की गई। और उस क्रम में उन्होंने पाया कि हमें तो प्रत्यक्ष तौर पे भारत और चीन जाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमें तो अरब वासियों के माध्यम से ही समस्त भारतीय और चीनी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो अरब के व्यापारी थे वह भारत और चीन में आकर के निवास भी करते थे तटीय इलाकों में, ठीक है, और यहाँ से वस्तुओं को खरीद करके कुस्तुनतुनिया में ले जाकर के एकत्रित करते थे, ठीक है। क्योंकि जो कुस्तुनतुनिया था उस समय इस व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और कुस्तुनतुनिया से ही समस्त यूरोपवासी उन वस्तुओं को खरीद करके और यूरोप में ले जाते थे और तत्पश्चात यूरोप में उन वस्तुओं को बेचते थे। यहाँ फिर भी उनको मुनाफा हुआ करते थे।
परंतु 1453 ईस्वी में क्या हुआ, 1453 ईस्वी में क्या हुआ, ये जो अरबवासी थे, ठीक है, ये जो उस्मानी राज्य थे, ठीक है, और ये जो यूरोपीय राज्य थे, ठीक है, इन दोनों में धर्म युद्ध शुरू हो गया, इन दोनों में धर्म युद्ध शुरू हो गया। और दोनों में जब धर्म युद्ध शुरू हुआ तो दोनों आपस में भिड़ गए, और दोनों के युद्ध के क्रम में बहुत नरसंहार भी हुए, और यह युद्ध बहुत ही भीषण भी चला। और इस क्रम में हुआ क्या कि जो अरब के उस्मानी राज्य है, जो अरब के उस्मानी राज्य थे, उनका 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पे अधिकार हो गया। अब देखिए, जैसे ही कुस्तुनतुनिया पे इन उस्मानी राज्यों का अधिकार हो गया तो अब ये उस्मानी राज्य यूरोपियों को यहां आने ही नहीं देते थे, क्योंकि इनके बीच बहुत ही भीषण युद्ध चला था, ठीक है, दोनों में एक दूसरे में बहुत ही अधिक मतलब गहरी शत्रुता थी। अतः ये दोनों एक दूसरे से हमेशा भिड़े रहे, और समस्या इतनी गंभीर हो गई थी कि कुस्तुनतुनिया में इन उस्मानी साम्राज्य के लोगों ने यूरोप वासियों को आने पर निषेध लगा दिया, ठीक है, यानी अब वहां पे कोई यूरोपीय वासी नहीं आ सकता था। अब देखिए, जैसे ही कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया 1453 ईस्वी में, ठीक है, अब जो यूरोपवासी है उनको यहाँ पे कुस्तुनतुनिया में आने पे निषेध कर दिया गया। अब यदि वे कुस्तुनतुनिया में आ ही नहीं सकते हैं तो आखिर वे भारतीय और चीनी वस्तुओं को कैसे खरीद पाएंगे, क्योंकि पहले से ही सिल्क रूट बंद हो चुका था, ठीक है, क्योंकि वहां पे लुटेरे अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गए थे, ठीक है, और यहाँ पे सिल्क रूट भी बंद हो गया था। और यदि सिल्क रूट से भी पुनः आने की कोशिश करते तो यह सिल्क रूट जो था, इस पर भी पहले से ही उस्मानी साम्राज्य का ही आधिपत्य हुआ करता था, ठीक है, और यह मार्ग बहुत ही खर्चीला भी पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के कोई साधन भी नहीं थे, और यह स्थल मार्ग हुआ करता था। और जो समुद्री मार्ग हुआ करता था, जिसके माध्यम से यूरोपवासी कुस्तुनतुनिया में आकर के व्यापार करते थे, अब वह भी बंद हो गया। अब देखिए, यूरोपियों के लिए यहाँ पे बहुत ही गंभीर समस्या सामने आई, क्योंकि जो यूरोप प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे ठंडी बहुत अधिक पड़ती है, और ठंडी अधिक पड़ने के कारण यहाँ के लोग मांस का भक्षण अधिक करते हैं, क्योंकि मांस का भक्षण करने से शरीर में बहुत ही अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। अतः यहाँ के लोग मांस का भक्षण भी करते हैं, और यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है, यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है, वह अनाज के उत्पादन के लिए भी अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो मांस का भक्षण किया जाता था, यूरोपीय मांस का भक्षण किया जाता था, तो इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए एवं इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए यूरोप वासियों को मसाले की जरूरत पड़ती थी। और उन मसालों में गरम मसाला, इलायची, ठीक है दोस्तों, लौंग, काली मिर्च, ठीक है दोस्तों, जीरा, ये सभी प्रमुख थी। अर्थात यूरोपवासी मांस को, यानी जो मांस का भक्षण करते थे, वो उसे सुरक्षित रखने के लिए अधिक दिनों तक और उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए भारत से पहले से ही मसालों का व्यापार करते थे, ठीक है, परंतु यहाँ पे उनका व्यापार रुक चुका था। अतः उनको बहुत ही अधिक कठिनाई हो रही थी, क्योंकि मार्ग तो बंद हो चुका था, परंतु उनकी जो आवश्यकताएं थी वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ठीक है। यही कारण था कि यूरोपवासी तुरंत ही किसी दूसरे ऑप्शन की तलाश में लग गए। यहाँ पे एक बात और थी कि जो यूरोप प्रदेश है, मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे ठंडी बहुत ही अधिक पड़ती है, ठीक है, और ठंडे अधिक पड़ने के कारण वहाँ के लोग ऊनी वस्त्र धारण करते थे, और वहाँ पे जो ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते थे वह उस समय बहुत ही खुरदरे हुआ करते थे, ठीक है, बहुत ही खुरदरे और कंटीले हुए करते थे, यानी शरीर पर जब उसको धारण किया जाता था तो मतलब उसको पहनने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि वे बहुत मोटे हुआ करते थे और खुरदरे हुआ करते थे। अतः उसी समस्या को दूर करने के लिए यूरोपवासी भारत से पहले से सूती वस्त्र का आयात करते थे, क्योंकि उस सूती वस्त्र का, यानी जो कटन का कपड़ा हुआ करता था, उस मोटे कपड़े के अंदर उसका अस्तर चढ़ा देते थे, जिसके कारण
उन्हें पहनने में बहुत ही आसानी होती थी। परंतु यहाँ पे मार्ग बंद हो जाने के कारण उन्हें वह कपड़ा भी सप्लाई नहीं हो पाता था, जिसके कारण उनके बीच बहुत ही अधिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा जो यूरोपवासी थे, ठीक है, इसके अलावा जो यूरोपवासी थे वे भारत से चंदन की लकड़ी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मसाले, हाथी दांत, मोती और अन्य प्रकार के जो कीमती पत्थर थे, ठीक है, बहुमूल्य पत्थर जो थे और अन्य प्रकार के आभूषण आदि का आयात करते थे। और ये सारी वस्तुएं यूरोपवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। और यही कारण था कि यूरोपवासी कभी भी किसी भी कीमत पर इस व्यापार को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का तो पतन हो गया, परंतु यूरोपवासियों की आवश्यकताएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह दिन प्रतिदिन उनमें वृद्धि होती जा रही थी और इसी के तलाश के लिए यूरोपवासियों ने कदम आगे बढ़ाया। और इस क्रम में जो सबसे पहले अपना कदम आगे बढ़ाया वह है स्पेन। ठीक है, उस समय स्पेन की महारानी इसाबेल थी, ठीक है, उस समय स्पेन की महारानी इसाबेल थी, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए एक बात और समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। यह जो 1453 ईस्वी का काल है, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण काल साबित होता है हमारे पूरी दुनिया के लिए ही कही, ठीक है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, सिर्फ यूरोप वासियों के लिए नहीं, सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कही। क्योंकि 1453 ईस्वी से ही सर्वप्रथम नाविकों द्वारा बड़ी दूरी यानी लंबी दूरी की समुद्री यात्रा तय करने का शुरुआत किया गया। क्योंकि इससे पहले जो भी नाविक थे या जो भी यूरोपीय निवासी हो या भारतवासी हो या अफ्रीकन निवासी हो, इन सभी में एक भ्रम प्रचलित हुआ करता था कि पृथ्वी जो है वह चपटी है, ठीक है, और यदि समुद्र में हम लोग व्यापार के लिए निकलते हैं या यात्रा के लिए निकलते हैं तो कुछ समय बाद जाकर के इसकी सीमा समाप्त हो जाएगी और हम लोग वहां से गिर करके और अनंत में विलीन हो जाएंगे, ठीक है। यह भ्रम प्रचलित हुआ करता था किसमें, हम सभी दुनियावासियों में, ठीक है। परंतु 1453 आते आते यह भ्रम दूर हो गया, ठीक है, और लोगों को यह पता चल गया कि जो पृथ्वी है वह गोल है, ठीक है, वह चपटी नहीं है। यदि पृथ्वी के किसी एक छोर से चलने का प्रयास किया जाए, ठीक है, और एक लंबे समय तक उसकी यात्रा किया जाए तो पुनः हम लोग उसी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी अब अनंत में गिर करके और विलीन होने का खतरा भी दूर हो गया। और एक और समस्या हुआ करता था कि यदि समुद्र में निकला जाए यात्रा के लिए तो हमें दिशा का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम लोग अपना मार्ग भटक जाएंगे और मार्ग भटकने की स्थिति में यह होगा कि हम लोग कभी भी अपने स्वदेश लौट नहीं पाए। परंतु 1453 ईस्वी आते आते कंपास का भी आविष्कार हो गया था, ठीक है, किसका आविष्कार हो गया था, कंपास का भी आविष्कार हो गया था। और यह कंपास जो था यह दिशा सूचक यंत्र हुआ करता था। अर्थात अब हम कहीं भी हो हम लोग यह ज्ञात करने में सफल हो गए थे कि हम लोग किस दिशा में है और हमारा देश किस दिशा में है, हमारा जो निवास स्थान है वह किस दिशा में है। यदि बस इतना सा का ज्ञान हो तो आप लोग उस कंपास से यह भाप सकते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, ठीक है, या किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ 1453 ईस्वी आते आते एक कैरावल नामक पनिया जहाज का भी आविष्कार हो चुका था। यह जो जहाज था यह इंजन पे चलने वाला जहाज नहीं था, ठीक है, यह पाल लगा करके चलाया जाता था। पाल जो हवा को रोकता है, ठीक है, और हवा के माध्यम से जहाज को गति प्रदान करता है, वही कैरावल नामक जहाज था। जैसे कुछ इस प्रकार की उसकी आकृति हुआ करती थी, ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति हुआ करती थी कैरावल जहाज की, ठीक है। यही पाल हुआ करता था जो कि जिस दिशा में हवा हुआ करता था उसी दिशा में उसको घुमा दिया जाता था, जिससे उस पर बहुत ही अधिक जोर पड़ता था, धक्का पड़ता था और उसी जोर के माध्यम से वह जो जहाज है आगे बढ़ता था। और यह जहाज उस समय के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति साबित हुई, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा तीव्र गति से चलने वाला
जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक कुल मिला जुलाकर यदि हम लोग देखें तो भौगोलिक खोज की संपूर्ण परिस्थितियां तैयार हो गई थी, ठीक है। यानी भौगोलिक खोज की संपूर्ण पृष्ठभूमि जो है वह मौजूद हो चुकी थी। अब सिर्फ यहाँ पे आवश्यकता थी किसी महत्वपूर्ण एवं साहसी व्यक्ति की, जो कि समुद्र में अपना कदम आगे बढ़ाए और भौगोलिक खोज के लिए तत्पर हो सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला कदम बढ़ाने की बात आती है तो वह स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा बढ़ाई जाती है। उसका नाम क्या रहता है? क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने मार्को पोलो का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि एक यूरोपीय व्यापारी था, ठीक है, जिसने अपने चाचा के साथ चीन की यात्रा किया था। और चीन की यात्रा के क्रम में उसने चीन की और भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया था। इससे भी आकर्षित कौन थे? यूरोपवासी, ठीक है, क्योंकि उसने भारत और चीन को, ठीक है, भारत और चीन को क्या कहा था? बहुमूल्य रत्नों का देश, ठीक है, बहुमूल्य रत्नों का देश। यहां पे देखिए ये यूरोपवासी हमेशा से ही यह समझा करते थे कि जो एशियाई भाग है, ठीक है, एशियाई भाग जो है, जो कि हमसे पूर्व में पड़ता है, यानी जो पूर्वी देश है, उनमें सोने का भंडार है, वहां पे बहुत बेशकीमती रत्न भरे हुए हैं। यदि वहां पे हम लोग चल जाते हैं तो वहां से हमें उन सभी बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होगी और एक तरह से मानो तो हमें स्वर्ग का खजाना ही प्राप्त हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये जो यूरोपवासी थे यह हमेशा से ही उन पूर्वी देशों की यात्रा के लिए तत्पर रहा करते थे। मगर यहाँ पे उन सभी के बीच समस्या उत्पन्न हो गई थी कि दोनों मार्ग बंद हो चुके थे, अतः इन्हें एक नए मार्ग की तलाश थी और उस नए मार्ग की खोज के लिए मौजूद जो परिस्थितियां थी वह भी बहुत ही अनुकूल थी। और यही कारण है कि उस मौजूदा परिस्थिति का लाभ उठाते हुए जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, जो कि स्पेन का निवासी हुआ करता था, उसने वहां की महारानी इसाबेल से अनुमति लिया, ठीक है, और अनुमति लेने के पश्चात जो स्पेन की राजधानी हुआ करता था मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड, वहां से भारत की खोज के लिए निकल चुका। क्योंकि जो पहले के यूरोपीय व्यापारी हुआ करते थे वे भारत आए थे, ठीक है, उनमें से कुछ भारत आए हुए थे और उन्होंने अपने वर्णन में बताया था कि जो भारत है वह हमसे पूर्व में स्थित है, ठीक है, और यदि हम लोग एक क्रम से पूर्व की दिशा में बढ़ेंगे तो हमें भारत देश पहुंचने में सफलता होगी। और यही कारण है कि यहाँ से जो मैड्रिड से निकला क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने भी पूर्व देश की यात्रा के लिए ही निकला और उसका मुख्य जो लक्ष्य था वह भारत को ही खोजना था। मगर हुआ क्या कि वह समुद्र में अपना मार्ग भटक जाता है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध महासागर के भी नाम से जाना जाता है, जिसे अंध महासागर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, अंध महासागर। तो जैसे ही अटलांटिक महासागर में कदम रखता है क्रिस्टोफर कोलंबस, कुछ ही दिनों पश्चात वह अपना मार्ग भटक जाता है और वह गलती से कहाँ चला जाता है? अमेरिकी महाद्वीप, ठीक है, यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप पड़ता है, अमेरिका महाद्वीप। और इसी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह अपना मार्ग भटक जाता है और वह गलती से भारत आने की बजाय कहाँ पहुंच जाता है? अमेरिका पहुंच जाता है। और वहां के निवासियों को जब देखता है तो वह लाल कलर में नजर आते हैं, ठीक है। और वह पहले से सुना हुआ था कि जो भारतीय लोग होते हैं वह लाल नहीं होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है, और उनमें हल्का सा मतलब गोरापन पाया जाता है, मगर बिल्कुल रेड नहीं होते हैं। परंतु जो अमेरिका के लोग दिखाई देते हैं वह उसे रेड दिखाई देते हैं। परंतु उसके मन में यही भ्रम था कि मैं भारत ही पहुंचा हूं, ठीक है, क्योंकि उस समय तक यूरोप वासियों को अमेरिका के विषय में कोई जानकारी ही प्राप्त नहीं थी। अतः क्रिस्टोफर कोलंबस भला यह कैसे कह सकता था कि मैं अमेरिका ही आया हूं। उस समय अमेरिका का नामकरण भी नहीं हुआ था। तो उस स्थिति में हुआ क्या कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब इस नई भूमि को देखता है
तो वह उसे भारत ही समझ बैठता है, इंडिया ही समझ बैठता है। और यही कारण था कि वहाँ के जो निवासी उसे दिखाई दिए रेड कलर में, उन्हें उसने रेड इंडियन कह दिया। ठीक है, यानी अमेरिका के निवासियों को उसने क्या कहा, रेड इंडियन। और इंडिया के ही भ्रम में यहाँ से कुछ वस्तुओं का व्यापार किया और वहां से पुनः वह कहाँ चला गया, यूरोप, अपने स्वदेश लौट गया। और दोस्तों यह तो क्रिस्टोफर कोलंबस की एक भ्रम मात्र थी, परंतु यह हमारे लिए, हम सभी पृथ्वीवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई, क्योंकि हमें क्रिस्टोफर कोलंबस की गलती मात्र से अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण महाद्वीप की खोज भी हो गई। ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद यहाँ पे जॉन कैवोट आता है, जो कि इस नई भूमि को न्यू फाउंडलैंड की संज्ञा देता है, न्यू फाउंडलैंड की संज्ञा देता है। यानी जब जॉन कैवोट यहाँ पे आता है क्रिस्टोफर कोलंबस के पश्चात, तो वह पाता है कि अरे भाई यह तो इंडिया है ही नहीं, यह एक न्यू भूमि है, यानी नई खोजी गई भूमि है। और यही कारण है कि उसका नाम उसने न्यू फाउंडलैंड रख दिया। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पे अमेरिगो वेस्पुची नामक व्यक्ति आता है। ठीक, जॉन कैवोट के बाद भी यहाँ पे एक अमेरिगो वेस्पुची नामक व्यक्ति आता है, उसका नाम लिख दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है, जब अमेरिगो वेस्पुची नामक यहाँ पे व्यक्ति आता है, तो उसने इसका बहुत ही विस्तृत तरीके से खोज किया। ठीक है, और इसका विस्तृत अध्ययन किया, और जो इसका विस्तृत संरचना है, उसका जो जानकारी है, वह यूरोप वासियों को प्रोवाइड किया। यही कारण है कि यह जो महाद्वीप था, इसका नाम इसी के नाम पे, इसी अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि भौगोलिक खोज की शुरुआत किस प्रकार से हुई। ठीक है, और भौगोलिक जो खोज थे उसके पीछे क्या क्या कारण थे। ठीक है, कौन कौन सी मौजूद परिस्थितियां थी जिसके कारण यूरोपवासी भौगोलिक खोज के लिए प्रेरित हुए या भौगोलिक खोज के लिए विवश हुए। तो दोस्तों अभी के वीडियो में हम लोगों ने भौगोलिक खोज को देखा। ठीक है, और इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी भी है, जैसे वास्को डी गामा किस प्रकार से भारत का खोज करता है। ठीक है, और बार्थोलोमेओ डियाज की क्या भूमिका रहती है इसमें, इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।